चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग में हम दो तरह के कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स। देर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम दो तरह के कंडक्टर्स को रखते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर का मतलब तो ये है कि ये सॉलिड होते हैं। मेटल्स के जो वायर हैं, जैसे एग्जांपल लूं मैं, ठीक है ना, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं सॉलिड स्टेट में किसी मेटल वायर को ले रहा हूं, तो सॉलिड स्टेट में मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस वजह से करती है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और दूसरी जो चीज है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये हम किस में बात कर रहे हैं? इन दी सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है, इट इज ड्यू टू आयन मूवमेंट। आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए मेटल वायर्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर किसी हम सॉल्यूशन को तैयार कर लें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं। पहले तो जो है कंपाउंड दो तरह के हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, कंपाउंड के दो तरह के नेचर हैं। कंपाउंड इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक। अब देखिए नाम से जो इनमें बेसिक दोनों में फर्क है, मतलब ये अपन उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो सॉल्यूशन में हम डिसोल्व करवाते हैं। तो वहां पे दो तरीके से डिसोल्व होते हैं कंपाउंड। एक तो वो जो सिर्फ डिसोल्व हो गया पर आयनों में ना टूटे, विच इज नॉट फर्दर आयोनाइज्ड, और ये वो है जो आयोनाइज हो जाएंगे। यानी इनमें जो बेसिक फर्क है कि इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है, आयोनाइजेशन पॉसिबल है, जबकि इसके लिए आयोनाइजेशन नहीं होगा। आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मोस्टली कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज, यूरिया। ये टॉपिक आपको याद हो तो हम सॉल्यूशन कोलिगेटिव में भी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ये मैं वही टॉपिक यहाँ पे जो है दोबारा लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन कोलिगेटिव की स्टार्टिंग भी हम ऐसे ही करते हैं जब आई मालूम करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो ये सेम टॉपिक है एक तरह से। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब जो है इनका अल्फा जो है 0% है। अल्फा हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की।
कोई फर्क नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि पूरा मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में टूट रहा है, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जैसे अमोनिया टूटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन है उसमें हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसे। अगर कोई चीज टूट के आयंस में जा रही है तो फिर हम उसको नाम दे देंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का, ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा कितना होगा 0%, बिल्कुल नहीं टूटे। अब देखिए टूटना और सॉल्युबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें। जैसे मैं ग्लूकोज के बारे में बोलूं तो ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, लेकिन ग्लूकोज अंदर पानी में जाके आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज होने का मतलब कि उससे हमें फर्दर आयंस नहीं मिलते, समझ बात। तो कोई चीज घुल रही है पर उससे हमें आयन नहीं मिल रहे, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर चीज घुल गई, ठीक है, और उसके बाद आयनों में टूट गई, तो फिर हम उसको किसके में बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये नाम से ही पता लग रहा है हमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलेंगे, जो पूरा टूट जाता हो, यानी जिसके लिए हम कहेंगे 100% डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, विच इज कंप्लीटली आयोनाइज, यानी कि अल्फा में कितना ले सकता हूं इसका 100% इज इक्वल टू 1, ठीक। जबकि इसका अल्फा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 100% होगा, 5% 10% टूटता हो तो हम उसको जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में रखें। इवन 50% भी टूटता हो तब भी वीक ही माने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोल चुके हैं, विच इज कंप्लीटली आयोनाइज, यानी कि 100% पूरा टूट जाए, ठीक। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम मतलब आयनिक में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे मान लो मैं बात करता हूं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये बोल दिया कि अल्फा इनके लिए कितना होगा 100%। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, लेकिन मैं इसको परसेंट आयोनाइजेशन लिख दूं। अल्फा तो वैसे 1 होगा, पर परसेंट आयोनाइजेशन की बात करूं मैं तो परसेंट आयोनाइजेशन होगा इसका 100%, यानी इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। हम ये भी बोल सकते हैं इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक। और इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में रखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जाम्पल है, अब आयनिक का ये वो पार्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि आयनिक वैसे तो समझने वाला चैप्टर है, पर स्टार्टिंग में ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि मैंने यहाँ HCl HNO3 H2SO4 HClO4 HBr HI ये एसिड लिख दिया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का पता कैसे लगता है कि प्रैक्टिकली जो भी एसिड हमने पानी में डाला उसका जितना परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी कि K की वैल्यू, K जो अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने यूज किया केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर K की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब K इतना ज्यादा है कि उसकी वैल्यू जो है सपोज करो 10,000 या फिर 1000 बोल दिया मैंने, तो K हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर किसी का K 10,000 है तो हमें मानेंगे कि सारा रिएक्टेंट खत्म होकर प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, समझ बात। तो प्रैक्टिकली हर एसिड के लिए K की वैल्यू मालूम की गई है, ठीक है। जिनका K एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, हमें मान लिया कि वो पूरे टूट जाते हैं। जब मैं K बहुत हाई बोलूंगा इसका मतलब क्या होगा, K इज ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर K हाई है तो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं इनके लिए जब आप क्वेश्चंस देखोगे या बुक्स में देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए K की वैल्यू नहीं मिलेगी। HCl HNO3 H2SO4 इनके लिए K नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इनके लिए लिखने का तरीका क्या होता है, जब आप HCl को देखोगे तो ये क्या होगा H++Cl, एरो सिंगल ही लगाया जाएगा, डबल एरो नहीं लगाया जाएगा। डिफरेंशिएट करने का तरीका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिंगल एरो और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डबल एरो, ठीक है।
और एग्जाम में न्यूमेरिकल में पहचानने का तरीका क्या है कि इनके लिए के ए की वैल्यू नहीं दी हुई होगी। के हम बोल दें डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो अगर किसी एसिड के लिए के की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में तो वीक होगा, और नहीं दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग। एरो अगर मैं एक ही डायरेक्शन में डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर मैं डबल वाला एरो लगा दूं, इक्विलिब्रियम वाला साइन, इसका मतलब रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चल सकती है। तो अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलेगी, इसका मतलब तो एक डायरेक्शन में 100% की संभावना खत्म हो गई। समझ रहे हो? तो वीक के साथ डबल एरो लगेगा इक्विलिब्रियम वाला साइन, और स्ट्रॉन्ग के साथ सिंपल एक एरो लगेगा, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बात हो? ये हमें याद रखना पड़ेगा कि एसिड ये कौन कौन से हम इस कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है जैसे NaOH, KOH और उसके बाद BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कोई भी सॉल्ट में बना दूं तो किस किस से मिलके बना हुआ है, इसका आइडिया लगाया जा सकता है। हमने दो कैटेगरी पढ़ी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा जो कैटेगरी है वो है ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं उन सभी सॉल्ट को अगर हम डिसोल्व करवा दें पानी में तो वो 100% टूटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं NaCl, K2SO4 और उसके बाद K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। तो दुनिया के सारे सॉल्ट टूट जाते हैं। अच्छा, ये वाला सेक्शन जैसे NaCl, अब ये सॉल्ट किस किस से मिलके बना हुआ है ये आइडिया लगा सकते हैं हम। NaOH और HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये सॉल्ट किस किस का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आयनिक में आगे जाके एक सेक्शन आएगा जिसमें हमें सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये नॉलेज होनी चाहिए कि सॉल्ट जो दिया हुआ है वो किसका बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिफाई तभी कर सकते हैं जब ये हमें आइडिया हो इसके बारे में, है ना। अब जैसे मैं इनमें से कोई दो ले लूं, जैसे KOH और HNO3 ले लूं, क्या बन जाएगा, KNO3। इसका मतलब KNO3 किसका सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज हमारे आगे काम आने वाली। ठीक, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट में दो तरह की कैटेगरी होती है। एक सॉल्ट होता है सोल्यूबल सॉल्ट और एक होता है इनसोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है ना, इनसोल्यूबल सॉल्ट हम उसको मानते हैं जो थोड़े से अमाउंट में डिसोल्व होता हो, यानी जैसे मैंने 1 kg डाला पानी में और उसका 0.01 मिलीग्राम ही घुल पाया और बाकी ऐसा कैसा पड़ा रहा, तो हम ये मान सकते हैं कि जरा सा अमाउंट घुला है, तो हम बेसिकली उसको क्या मान सकते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट। और अगर 1 kg डाला, पूरा 1 kg घुल गया, तो हम उसको क्या मानेंगे, सोल्यूबल सॉल्ट। अब बात यह है कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट में जिसको भी मैंने पानी में डिसोल्व किया वो चाहे जितना भी घुला हो, चाहे 1 ग्राम घुला हो या 1 kg घुला हो, लेकिन ये निश्चित है कि अगर घुल गया तो टूट भी जाएगा पूरा। यानी कि घुलने के साथ सॉल्ट जितना कम घुले या ज्यादा घुले, पर आयोनाइजेशन उसका 100% ही होगा, है ना। यानी पानी में जाके उसको आयनों में टूटना ही है पूरी तरीके से कंप्लीटली। NaCl को मैं पानी में डाल दूं, घुल दूं, तो NaCl वहां पे दो तरह के आयंस की फॉर्म में होगा, Na+Cl- अलग अलग। मैं AgCl को पानी में घोल दूं तो Ag+ और Cl-। अब AgCl इनसोल्यूबल सॉल्ट है जबकि NaCl सोल्यूबल सॉल्ट। तो हमें इन दोनों चीजों को अलग रखना है, सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बट इट डज नॉट आयोनाइज, तो वो किस कैटेगरी में आ गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, NaCl is soluble in water as well as it can ionize and it can completely ionize। समझ बात हो? तो आयोनाइजेशन तो हो गया कि घुलने के बाद की इवेंट, कि घुल गया है। अब हम देखें घुलने के बाद क्या हुआ है, टूटा है कि नहीं टूटा है। टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट, नहीं टूट रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं।
तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 3 तरह के। उसके बाद हम ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 आएंगे। सबसे पहले वीक एसिड्स, अल्फा लेस देन 1। अगर पूरे नहीं टूटेंगे तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड के जो एग्जाम्पल हैं HCN, CH3COOH, H3PO4, H2S, H2C2O4, H3PO3, H3PO2 एक्सेट्रा। अब एक्चुअली ये मैंने बोल दिया कि एसिड को देखकर हमें आइडिया कभी नहीं लगा सकते कि ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। ये पॉइंट याद करने का है। जैसे H3PO4 में आपको जो है 3 H दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा भी 100%। समझिए बात को। तो इसका कोई लेना देना नहीं है टूटने से, फार्मूला देखकर नहीं बताया जा सकता। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आयनिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड जो है वो है वीक बेस। वीक बेस में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं ले लूं NH4OH। अमोनिया और NH4OH एक ही बात है। अमोनिया लिख दूं मैं, R2NH ये लिख दूं, ठीक है। इसके अलावा पिरीडीन लिख दूं C5H5N, एनिलीन C6H5NH2। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। पिरीडीन और एनिलीन जो है बहुत ही वीक बेस है, ठीक। तो ये जो है वीक बेस कैटेगरी में है। इनके लिए भी अल्फा क्या होगा? लेस देन 1, यानी बहुत ही कम टूटेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, ये रख कर दूं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट में 3 तरह के कंसेप्ट आए हमारे पास एसिड बेस के, ऑरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। हम सबसे पहला देख रहे हैं ऑरेनियस कंसेप्ट। अब ऑरेनियस के हिसाब से एसिड वो है जो H+ दे सकते हैं और बेस वो है जो OH- दे सकते हैं, ठीक है। यानी इसलिए बोला कि एसिड कैन गिव H+, या हम इसको बोल दें H3O+। H+ तो प्रोटॉन हो गया और वाटर में एग्जिस्ट करता है H3O+ की फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इन वाटर। अब ये यहां पर ऑरेनियस का मॉडल ये बोलता है कि सॉल्वेंट भी होना जरूरी है। अगर एसिड H+ दे रहा है तो उस H+ को एक्सेप्ट करने वाली भी कोई चीज वहां पे होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन बेस्ड है सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्वेंट इज मस्ट, ठीक। दूसरा इसने बोला, इसका एग्जांपल मैं कौन सा ले सकता हूं? HCl, HNO3, H2SO4, दीज आर एसिड्स। उसके बाद अगर मैं बेस कैटेगरी में लूं तो इसके हिसाब से बेस वो है विच कैन गिव OH- इन दिस सॉल्यूशन, विच कैन गिव OH-। OH- हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर। वाटर की जगह हम लिख दें एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके हिसाब से एसिड H+ देने वाले और बेस OH- देने वाले, ठीक। ये बोलता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट, प्लस साथ में क्या बनाते हैं? वाटर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं HCl और साथ में मैं NaOH की रिएक्शन करा दूं तो इट फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर। यानी ऑरेनियस के हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन का बेस है कि H+ एंड OH- रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर। H+ किससे मिला है? एसिड से, और OH- किससे मिला है? बेस। तो ये ऑरेनियस के हिसाब से रिएक्शन है जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
वो है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में इन्होंने क्या किया, एसिड की जो डेफिनेशन है कि एसिड कैन गिव H प्लस प्रोटोन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये बोलता है कि H प्लस प्रोटोन देने वाला एसिड होता है। तो इसने सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया, यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट वहां पड़ा होना चाहिए, है ना भाई। ऑर्गेनियस ये मानता था कि HCl H प्लस दे सकता है, लेकिन H प्लस किसको देगा, वाटर को। वाटर H2O H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और किस में बदल जाएगा, H3O प्लस में। तो जब तक कोई सॉल्वेंट नहीं होगा तब तक वाटर HCl H प्लस दे नहीं पाएगा। ये कौन बोल रहा था, ऑर्गेनियस। लेकिन उस डेफिनेशन को सिंपल कर दिया और ब्रोंस्टेड ने कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन H प्लस दे सकता है। जैसे एग्जांपल HCl, HNO3 और H2SO, ये सारे जो है प्रोटोन दे सकते हैं H प्लस। अब इसने बेस की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया। इसने बेस किसको बोला, इसने बोला कि विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन H प्लस। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से था, यानी जैसे फॉर द एग्जांपल मैं इस कैटेगरी में किसको रख सकता हूं, जैसे अमोनिया है, R2NH है, ठीक है, पिरिडीन C5H5N है, एनिलीन है, C6H5NH2। अभी बेस की तरह कैसे काम करता है कि अमोनिया को अगर H प्लस दिख जाए तो अमोनिया इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, समझ गया। तो अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है तो वो बेस हो जाएगा, जबकि HCl H प्लस दे सकता है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। अब इसके हिसाब से जब हम यहाँ पे इसके हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, ऑर्गेनियस के हिसाब से तो हमने एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोला कि H प्लस OH माइनस की रिएक्शन। ये एसिड बेस रिएक्शन को बोलता है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन, यानी इसके हिसाब से ये है कि HCl और अमोनिया मिले, ठीक, तो H प्लस यहां से हटकर अमोनिया के पास चला जाएगा, HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में, और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस। तो इन दोनों को मिला के मैं कौन सा सॉल्ट लिख सकता हूं, NH4। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होने वाला, समझ गए बात। तो इसके हिसाब से ये चीज होगी। रिएक्शन के बाद अब इसमें ब्रोंस्टेड ये बोलता है कि जैसे HCl मैंने ले लिया, इसने दिया H प्लस और Cl माइनस, तो अगर मैं एसिड ले रहा हूं तो यहां जो चीज बनी है ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम अमोनिया ले रहे हैं तो अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करके इट फॉर्म्स NH4 प्लस, तो अमोनिया इज ए बेस, तो ये बनाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, यानी एसिड फॉर्म्स बेस और बेस फॉर्म्स एसिड, ठीक। एसिड H प्लस देने के बाद क्या बनाएगा, बेस, और ये H प्लस देने के बाद क्या बनाएगा, एसिड। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट इसका, यानी ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस और ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किसको बोल सकता हूं कि HCl प्लस Cl माइनस क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज का, अगर सपोज करो हमें HS माइनस का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस निकाल रहे हैं, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। अगर ये एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये किस में बदलेगा, H प्लस प्लस S माइनस, तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट। और अगर हमें बोला कि HS माइनस का कॉन्जुगेट एसिड निकालिए, कॉन्जुगेट एसिड,
इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह, और बेस की तरह काम कर रहा होगा तो मैं क्या जोड़ दूं इसमें, H+, क्या चीज बन जाएगी यहां से, H2S, देन H2S इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HH2। समझ गया? तो दूसरी चीज ये बोलता है कि अगर मान लो मैं एसिड ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट जो बनेगा वो बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, सपोज करो HCl ले लिया, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl-। अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान रहा हूं तो ये क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा और वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ गए बात को? ठीक है ना। अगर मान लो मैं HCl ले लूं, वीक ले लूं, अगर वीक एसिड में ले लेता हूं तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस इज फॉर्म्ड। ठीक है, वीक एसिड जैसे मैंने ले लिया HCl, तो फिर इससे क्या बना, Cl-, तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया। सिमिलरली हम बेस के लिए भी यही बोलेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक एसिड। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं NaOH, अब NaOH को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये यहां से, या अमोनिया ले लूं मैं, अभी जो है NaOH भी ले सकते हैं वैसे तो अपन यहाँ पे ब्रोंस्टेट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अमोनिया ले लिया मैंने, वीक बेस होता है, तो अमोनिया में H+ जोड़कर NH4+ इसका कॉन्जुगेट है जो कि क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ब्रोंस्टेट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग तो वीक बनाएगा और वीक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो भी कॉन्जुगेट बना रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट था कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन, रिएक्शन कैन प्रोसीड इन द डायरेक्शन where weaker acid is formed, अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे मैं एग्जांपल रिएक्शन करवा दूं HCl की Cn- के साथ, अब यहां से क्या होगा, H+ का ट्रांसफर इसके पास होगा, क्या बन जाएगा यहां से HCN प्लस क्या बन जाएगा, Cl। अब हम इसको स्टडी करें, HCl इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड HCl इज कॉल्ड एज वीक एसिड। क्या फर्क होगा दोनों में, ये 100% टूट जाएगा और ये बहुत ही कम टूटेगा, इसलिए वीक एसिड बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट है Cl-, वो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। अगर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आप ये देखो कि दोनों स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वीक। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में तो चल सकती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये उल्टी डायरेक्शन में चल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमसे पूछा जा सकता है कि विच रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट में वही चलेगी जहां स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा होगा। इसका क्या लॉजिक है कि स्ट्रॉन्ग से वीक बनना, ये 100% टूट रहा है, ठीक है, और ये मान लो 5% टूटता है। सपोज इस 5% को तोड़ के मैं इसमें कन्वर्ट करा दूं, तो जैसे ये बनेगा क्या इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको तो 100% खत्म हो जाना है। तो अगर मान लो कुछ देर के लिए कि ये बनता भी है तो ये इमीडिएटली खत्म हो जाने वाला है ना, क्योंकि रिएक्शन इधर कितनी चल रही है, 100%, तो इधर चलने वाले का चांस क्या हो गए, 0%। तो ये ब्रोंस्टेट के हिसाब से है कि रिएक्शन वीकर सेक्शन में ही चलती है, स्ट्रॉन्ग से क्या बनता हो, वीकर से। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आयंस, या हम इसको बोल रहे हैं स्पीसीज,
अब पहले तो अपनी समझ ले, दो टर्म होती है एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक की डेफिनेशन ये है कि विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। इस कैटेगरी में जैसे आते हैं L2O3 BeO, ये वो ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्फीप्रोटिक का मतलब अलग है। एम्फीप्रोटिक का मतलब है जो प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट भी कर सकता हो और डोनेट भी कर सकता हो, ठीक है ना। यानी हम ये लिखेंगे कि विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल एज कैन डोनेट प्रोटॉन, ठीक। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एम्फीप्रोटिक आयंस की स्पीशीज। इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं कि जैसे हम ले लें HS-, तो HS- जो है ये H+ एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएगा? H2S में, और H+ निकाल के ये बदल जाएगा S-2। तो ऐसे आयन जो H+ ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो उसको हम किस में डाल देंगे? एम्फीप्रोटिक आयंस। अब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज अगर मुझे पहचानना है तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एसिड। जैसे मैं एग्जांपल लूं HCl, तो इसकी बेसिसिटी होगी 1। 1 क्यों होगी? एक ही H+ दे सकता है। H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी? 2। H3PO4 की कितनी होगी? 3। H3PO3 की कितनी होगी? 2। और H3PO2 की कितनी होगी? 1। अब ये जवाब है ना किससे आएगा? स्ट्रक्चर देख के। क्या है, पहले करा चुका था मैं ये वाली चीज जो है, शायद सॉल्यूशन में कराई हो या कहीं। बेसिसिटी H3PO4 की, चलो तो बात नहीं, देख लेते हैं। ऑक्सी एसिड हम उसको बोलते हैं जो H+ दे सकता हो और जिसमें ऑक्सीजन भी हो, यानी जिसमें जो हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्टेड हो? ऑक्सीजन से। उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ऑक्सी एसिड। तो ये तीनों जो है ये चारों ऑक्सी एसिड्स हैं। अब ऑक्सी एसिड में रूल ये है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वही अलग होता है। उसका कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर इसकी बगल में कोई हाइड्रोजन एटम आएगा तो ये उससे इलेक्ट्रॉनों को खींचकर उसको H+ की फॉर्म में अलग कर देगा इमीडिएटली। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे स्ट्रक्चर पे आऊं मैं, H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है OH OH OH। तो ये देखें हम कि कितने हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 3। तो यहां से मैं ये 3 हाइड्रोजन अलग कर सकता हूं और 3 हाइड्रोजन ये दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे? अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पे डबल बॉन्ड हो OH OH और H। क्या फार्मूला बन गया? H3PO3। अब कहने को तो इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हाइड्रोजन इज 2.1 एंड फास्फोरस इज ऑल्सो 2.1। इसका मतलब फास्फोरस इतना पावरफुल नहीं है कि हाइड्रोजन के इस लोन पेयर को खींचकर H+ की फॉर्म में अलग कर दे, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड हाईएस्ट है, तो ये इजीली H को यहां से अलग कर सकता है। तो कितने H जाती हुई दिखाई दे रहे हैं? 2। ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इसलिए बेसिसिटी क्या लिखी है? 2। और H3PO2 में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, डबल बॉन्ड हो OH H। अब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 1। तो एक ही दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो गई 1। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम छांटेंगे एम्फीप्रोटिक आयंस। जैसे H2S में लो तो ये बनाएगा HS- और बाद में बनाएगा S-2। ऑक्जेलिक एसिड ले लें H2C2O4, पहले बनाएगा HC2O4- और लास्ट में बनाएगा ये यहाँ से C2O4-2।
ऐसा कैसे मैं ले सकता हूँ, यहाँ से H3PO4 इट फॉर्म्स H2PO2 माइनस PO4 माइनस, फर्दर यहाँ से बनाएगा HPO4 माइनस 2 और लास्ट में PO4 माइनस 3। ऐसे कैसे ही H3PO3 इट फॉर्म्स H2PO3 माइनस, और उसके बाद ही बनाएगा यहाँ से 2 ही H प्लस दे सकता है, यानी कि HPO3 माइनस 2, और फिर इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसका क्या कारण है कि इसकी बेसिसिटी जो है 2 ही थी। इसके बाद मैं लूँ H3PO2, यहाँ से बनेगा H2PO2 माइनस, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अब हमें ये पहचानना है कि इनमें एसिड कौन से है। जो एक्सट्रीम एंड पे है वो एसिड है, ठीक है ना, और जो बिल्कुल लास्ट में वो प्योरली बेस है। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं पहले यहाँ मार्क कर रहा हूँ 1, ये 2, ये बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, ऐसे ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना। जो भी बीच में आ रहे हैं वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं और इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, समझ बात। तो यानी कि ये तो प्योरली एसिड होगा, ये प्योरली बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक आयन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से एम्फीप्रोटिक आयन है इनमें, तो एम्फीप्रोटिक आप किसको काउंट करोगे, जो बीच में है, यानी जो H प्लस दे भी सकता है और दे भी सकता है। कौन कौन से हो जाएंगे, HS माइनस, HC2O4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, H2PO3 माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एम्फीप्रोटिक एनायंस को आप पहचानो, समझ रहा। तो ये जो आपको तोड़ के देखना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 H रखता है तो ये पूरा टूटता जाएगा सीक्वेंस वाइज, ये डिपेंड करेगा इसकी बेसिसिटी पे जो हम वहां देख चुके हैं। तो हमें इसको फर्दर नहीं तोड़ना है, और नहीं टूटेगा तो ये एम्फीप्रोटिक तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। एम्फीप्रोटिक हमें किसको बोलना है, जो H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ये ले तो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, और ये क्या बन जाएगा, बेस। लेकिन बीच में ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है जो दोनों में कन्वर्ट हो सके, ठीक। तो अपने पास C, ये है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब लुईस ने डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया। इसने बोला है कि एसिड which can accept electrons, और बेस इसने बोला कि which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिनेशन लिख देता बढ़िया, इलेक्ट्रॉन पेयर के यानी H प्लस देने वाला एसिड और उल्टा, मतलब पॉजिटिव देने वाला एसिड और नेगेटिव लेने वाला एसिड, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एसिड बेस डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के हिसाब। अब इसके हिसाब से एसिड कौन से हैं, एसिड में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला, सारे ऑल टाइप ऑफ केटायंस। अगर हम बोलें कि सबसे वाइड डेफिनेशन कौन सी है, तो लुईस की डेफिनेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटी जो है वो कवर होती है। जैसे ऑल टाइप ऑफ केटाइन, जैसे Na प्लस, ठीक है, NH4 प्लस ले लूँ, ठीक है, और भी खूब सारे एग्जाम्पल है, K प्लस ले लूँ मैं, ठीक है, L प्लस 3 ले लें, सारे केटाइन। अब देखिए Na प्लस को हम एसिड बोल रहे हैं, ठीक है ना, जबकि इससे पहले वाले दोनों कंसेप्ट Na प्लस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ऑरेनियस नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास H प्लस नहीं है, ब्रोंस्टेड नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास H प्लस नहीं, ठीक है। तो सारे केटायन, हर केटायन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हम किस कैटेगरी में डालते हैं, केटायन एसिड कैटेगरी, लुईस एसिड। मतलब इसके आगे अपन लिख दें कि दीज आर दी लुईस एसिड। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। डेफिशिएंट
कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल में ले लूं BeCl2 BF3। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ BF3 का तो बोरोन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बोरोन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेरिलियम के पास 4 होंगे इलेक्ट्रॉन आफ्टर द बॉन्डिंग, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की अभी सामर्थ्य है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, चांसेस है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, लुईस एसिड। और तीसरा है कि इन विच एटम कंपाउंड हैविंग compound in which central atom has vacant d orbital, vacant d orbital। अब देखो BF3 को एक्सप्लेन और कोई नहीं कर सकता था लुईस के अलावा, BF3 को एक्सप्लेन किसने किया है, प्रोस्टेड। वैकेंट डी ऑर्बिटल में जैसे मैं एग्जांपल लूं PCl3 या मैं ले लूं PCl5, ये दोनों बिहेव कर सकते हैं लुईस एसिड की तरह, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले। लुईस बेस में कौन कौन से आते हैं, लुईस बेस में आते हैं सबसे पहले तो ऑल टाइप ऑफ एनायंस, ऑल टाइप ऑफ एनायंस, जितने भी एनायंस है वो सारे अपन को किस कैटेगरी में रखने हैं, ऑल टाइप ऑफ एनायंस। जैसे एग्जांपल में ले लूं Cl माइनस CH3 COO-, ठीक, ये सारे के सारे जो हैं नेगेटिव जो आयंस है, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये लोन पेयर दे सकते। तो ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है कि सारे तरह के एनायन जो है लुईस बेस में आ गए, ठीक। दूसरा जो है वो है कि विच कैन डोनेट लोन पेयर, विच कैन डोनेट लोन पेयर। जैसे मैं एग्जांपल लूं अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा, दे सकता है। मैं ले लूं पिरीडीन C5H5N, इसके पास लोन पेयर है, दे सकता है। हम ले लें एनिलीन, इसके पास लोन पेयर है, दे सकता है। तो जो भी कंपाउंड ऐसे हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, लुईस बेस कैटेगरी। और लुईस बेस की जब रिएक्शन होगी तो फिर यहां से जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलते हैं एडक्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं और उसमें सेंट्रल एटम ऐसा होता था जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते थे और लिगेंड ऐसा होता था जो लोन पेयर दे सकता है। तो सेंट्रल एटम किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड, और लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे, लुईस बेस। तो एक्चुअली यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो मैं एसिड ले लूं, सपोज करो हमने एसिड लिया है या बेस ले लूं पहले अमोनिया, और इसकी रिएक्शन करा दूं BF3 से। अमोनिया में वहां लिख चुका हूं लुईस बेस में और BF3 किस में, लुईस एसिड में। तो ये लोन पेयर इसको दे सकता है, इसका मतलब कंपाउंड क्या बन जाएगा, अमोनिया। ये जेई में पूछा हुआ अभी है क्वेश्चन कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आया था क्वेश्चन ये कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा, देखिए वो तो हम पढ़ लेंगे, sp3 ये दोनों का। तो ये लोन पेयर इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसके पास लोन पेयर थे, इसके पास खाली ऑर्बिटल था, तो इन दोनों ने आपस में कौन सा बॉन्ड बना लिया। तो इसको हम जो है एक तरह से सोल्ट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कॉम्प्लेक्स बन जाता था, ठीक है ना, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, ठीक। तो ये लुईस बेस कंसेप्ट के हिसाब से रिएक्शन है एसिड और बेस की। अब इसमें ऐसा है, जैसे और भी एग्जांपल ले लूं मैं कि PCl5 प्लस Cl माइनस मिल गए, तो एनाइन प्योरली कौन सा होगा, लुईस बेस। अच्छा, तो ये एसिड होना चाहिए, ये लोन पेयर को कहां लाके रखेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब नाइट्रोजन के बाद वाले जो हैं फास्फोरस, ये सब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ क्या बना देगा, PCl6। समझ गया। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे पहला कि HCl इज, अब सबसे पहला ऑप्शन दे दूं मैं ऑरेनियस एसिड, दूसरा दे दूं ब्रोंस्टेड एसिड,
और तीसरा दे दूं मैं लुईस एसिड। अब बताइए कौन कौन से सही होंगे इसके लिए? ये होगा, लेकिन लुईस एसिड मतलब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड नहीं होगा, कहने का मतलब, तो ये इस पे फेल हो गया। बी में ले लूं NaOH। सबसे पहला ऑरेनियस बेस, बी ब्रोंस्टेड बेस, और सी में ले लूं लुईस बेस। बताइए कौन सा सही होगा? ए तो होगा ही, लेकिन ये नहीं होगा ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि H+ को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। इसके हिसाब से भी डेफिनेशन नहीं है। ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अमोनिया। इसमें एग्जांपल ले रहा हूं मैं अमोनिया इस। अब अमोनिया में सबसे पहला ऑरेनियस बेस, दूसरा ब्रोंस्टेड बेस, और सी है लुईस बेस। चलिए, तो अमोनिया ऑरेनियस बेस नहीं हो सकता क्योंकि OH- नहीं है इसके पास, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस तो हो सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और लोन पेयर भी होता है। तो इन जो अपने पढ़ा है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, उसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है। जैसे डी में ले लूं NH4+ इज, अब इसमें ए में लिख दूं ऑरेनियस एसिड, बी ब्रोंस्टेड एसिड, और सी में लिख दूं लुईस एसिड। बताइए कौन कौन से सही होंगे? अगर केटाइन देख रहा हूं मैं, तो केटाइन को सीधा मैं टिक कर दूं। ब्रोंस्टेड एसिड भी बोल सकता हूं, H+ दे सकता है। ऑरेनियस एसिड भी बोल सकता हूं, H+ ये दे सकता है। तो तीनों कैटेगरी में आ गया। मैं एग्जांपल ले लूं इसमें Cl- इज ए ऑरेनियस बेस, बी ब्रोंस्टेड बेस, और सी लुईस बेस। कौन कौन से होंगे? एनाइन को तो अपन जो है लुईस बेस कर ही दें। ऑरेनियस ब्रोंस्टेड बेस इसलिए होगा, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ऑरेनियस किसको बोलता है? जो OH- दे सकता हो। समझ गए बात को? तो इन शॉर्ट ऑरेनियस के हिसाब से H+ देने वाला एसिड, OH- देने वाला बेस, OH- होना चाहिए। ब्रोंस्टेड थोड़ा उससे ज्यादा जनरलाइज किया, H+ देने वाला एसिड, H+ लेने वाला बेस, और लुईस ने उसको हटाकर सीधा ही बोला कि इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड। तो ये तीनों अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कुछ एसिड ऐसा है जिसको तीनों एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कुछ एसिड ऐसे हैं जिनको दो ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंसेप्ट फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो सभी को एक्सप्लेन कर दे पूरी तरीके से। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट का डेवलप किया हुआ थ्योरी है। जैसे HCl बहुत पॉपुलर एसिड है, लेकिन उसको लुईस एसिड नहीं बोलता, तो फेल हो गया ना कंसेप्ट, है ना। तो ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्वेश्चन ये है कि कौन डिफाइन कर रहा है जो गिवन है क्वेश्चन में, कि HCl इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक।